कहानी के शुरुआत में हमें इस कहानी का मेन किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम जिनसियोक था। जिनसियोक अपने माता पिता और अपने भाई यूसियो के साथ नए गांव अपने नए घर की तरफ जा रहा था। वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो अपने नए घर के लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। मगर जब जिनसियोक उस घर को देखता है तब उसे ऐसा लगता है मानो वो उस घर को पहले भी देख चुका हो और उस घर से उसका बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा हो। मगर जिनसियोक और उसकी फैमिली तो आज से पहले उस गाँव में कभी आए ही नहीं थे। तभी जिनसियोक का भाई यूसियोक उससे पूछता है कि कैसा लगा हमारा नया घर। तब जिनसियोक यूसियो को नहीं बताता कि उसे वो घर इसके पहले भी देखा देखा लग रहा है, बल्कि वो तो अपने भाई को प्राउड भरी नजरों से देखने लगा है, क्योंकि यूसियोक बचपन से ही बहुत होशियार लड़का था। वो हर एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट था, पढ़ाई में वो सबसे अच्छा था और आज उसी के वजह से जिनसियोक अपने माता पिता के साथ उस बड़े से घर में रहने वाला था, क्योंकि यूसियो को उस गांव में एक बहुत अच्छी जॉब लगी थी। अब वो सभी मिलकर अपने नए घर में सामान शिफ्ट करने लगे हैं। यूसियोक उनके नए घर की दीवार पर कैलेंडर को लगाता है। तब हम देखते हैं कि कैलेंडर में 5 मई 1997 लिखा होता है, जो कि आज की तारीख थी। फिर इसी तरह सामान नए घर में शिफ्ट करते हुए एक आदमी से जो उन लोगों की सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहा था, उसे गलती से जिनसियोक का सामान गिर जाता है। जिनसियोक तुरंत उसके पास जाकर अपने सामान को समेटने में उस आदमी की मदद करने लगता है, लेकिन वो आदमी जिनसियोक से एक अजीब सा सवाल पूछता है कि वो दूसरा लड़का तुम्हारा बड़ा भाई है। वो आदमी यूसियो की बात कर रहा था। जिनसियोक उस आदमी को हाँ में जवाब देता है, मगर वो आदमी तो वापस से हैरानी के साथ वही सवाल पूछता है। तब जिनसियोक को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो आदमी इस तरह से हैरानी से क्यों पूछ रहा है। लेकिन जिनसियोक इसके पहले कि उस आदमी को कुछ पूछ पाता, वहाँ पर यूसियोक आ जाता है और वो उस आदमी को जाकर नीचे का सामान शिफ्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद जिनसियोक बिना उस पर ज्यादा ध्यान दिए वापस से सामान शिफ्ट करने में लग जाता है। तब इसी तरह उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जो लॉक होता है। वो जब यूसियोक से उस बंद दरवाजे कमरे के बारे में पूछता है, तब उस कमरे में असल में उनके पहले उस घर में रहने वाले फैमिली की कुछ चीजें रखी हुई थी, जो कि कुछ दिनों के बाद वहां आकर ले जाने वाले थे। मगर उनके वजह से अब जिनसियोक को यूसियोक के ही कमरे में रहना पड़ने वाला था। इस वजह से जब रात में जिनसियोक अपने फैमिली के साथ डिनर करने बैठता है, तब वो अपने पिता से वापस से उस कमरे के बारे में पूछता है। तब पिता भी उसे वहीं बताते हैं कि पुराने किराएदार अपना कुछ सामान उस कमरे में छोड़ गए हैं। मगर जिनसियोक के पिता उसे उस कमरे में जाने से सख्त मना करते हैं, क्योंकि उस कमरे में जिसका सामान था उन्होंने उस कमरे में जाने से उन्हें सख्त मना किया होता है, जिसे सुनकर जिनसियोक को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या रखा हुआ है। तभी जिनसियोक को ऊपर के कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और ऊपर वही बंद कमरा था, जिसे सुनकर जिनसियोक तुरंत अपने माता पिता और अपने भाई यूसियोक से उस आवाज के बारे में पूछता है। तब उन तीनों को तो वैसी कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी होती। जिनसियोक की माँ उससे कहती है कि उसे जरूर बादल गरजने की आवाज सुनाई दी होगी, मगर जिनसियोक को पक्का यकीन था कि वो आवाज ऊपर के कमरे से ही आई थी। लेकिन तभी बाहर की ओर जोरों से बादल गरजने की आवाज आती है, जिस वजह से जिनसियोक को भी लगता है कि शायद वो आवाज बादल गरजने की ही थी। अब कुछ देर के बाद जब सोने से पहले जिनसियोक हर बार की तरह कुछ वक्त के लिए म्यूजिक सुनने लगता है। घड़ी में 11 बज रहे होते हैं। यूसियोक और उसके माता पिता सो चुके होते हैं। तभी जिनसियोक को उस कमरे से वापस किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो तुरंत उठकर उस कमरे के दरवाजे के पास जाता है, क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में देखना था कि आखिर उस कमरे में चल क्या रहा है। फिर वो उस दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर यूसियोक आ जाता है और जिनसियोक से वो उस कमरे के पास क्या कर रहा है कर पूछता है। तब जिनसियोक उसे उस कमरे से आ रहे आवाज के बारे में बताता है। यूसियोक जब गौर से अपना कान उस दरवाजे को लगाकर अंदर से आ रहे उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है, तब उसे तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं देती है, जिस वजह से वो जिनसियोक से कहता है कि तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा या फिर तुम्हें वहम हुआ होगा। इस वजह से वो जिनसियोक को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने चला जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। वो दोनों उनके घर के पास वाले उस छोटे से पहाड़ के ऊपर जाकर उस गांव को देखने लगते हैं। लेकिन तभी यूसियोक को उनके पिता की कॉल आती है और वो यूसियोक को किसी काम के बहाने से जल्दी से वापस घर आने के लिए कहते हैं। यूसियोक जिनसियोक को कुछ देर वहीं उसका इंतजार करने के लिए कहकर घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज होने लगती है। इस वजह से यूसियोक के कुछ दूर आगे जाते ही जिनसियोक भी घर की तरफ निकल पड़ता है। मगर तभी जिनसियोक को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जब गौर से देखता है तब कुछ लोग उसके भाई को अगवा कर ले जा रहे थे। जिनसियोक जल्दी से यूसियोक को उन लोगों से बचाने के लिए भागकर उनके पास जाने लगता है, मगर वो सही समय पर पहुंच नहीं पाता और वो अजनबी लोग यूसियोक को अपने गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। जिनसियोक जल्दी से भागकर अपने घर आता है और अपने माता पिता को यूसियोक के अगवा होने का बताकर खुद वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जिनसियोक को वापस से होश आता है। तब उसके माता पिता उसी के पास बैठे हुए होते हैं। जिनसियोक उनसे क्या यूसियोक का कुछ पता चला कर पूछता है। तब पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने यूसियोक को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मगर फिर भी वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने उसके अगवा होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी है। फिर कुछ देर के बाद 2 पुलिस अफसर आकर जिनसियोक से सारी चीजें पूछने लगते हैं, क्योंकि जब यूसियोक को वो लोग अगवा कर ले जा रहे थे तब जिनसियोक वहीं पर मौजूद था और उसने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी होती हैं। जिनसियोक उस पुलिस अफसर को उन अगवा करने वाले लोगों
के गाड़ी का नंबर बताता है जिसे उसने कल रात देख लिया था। मगर पुलिस अफसर तो जिनसियोक से कहता है कि उस तरह के नंबर वाली गाड़ी तो उनके पूरे शहर में मौजूद ही नहीं है। अब इसी तरह कुछ दिनों तक पुलिस अफसर यूसियो के फोन को ट्रैक कर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें यूसियो का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर इसी तरह एक रात जिनसियोक जब अपने बेड पर सो रहा होता है तभी उसे वापस से वही डरावना सपना आता है। दरअसल पिछले कई दिनों से जिनसियोक को सिर्फ एक ही तरह का सपना आ रहा था, जिसमें कुछ लोग एक आदमी के मुंह पर पॉलीथिन को लगाकर उसे किसी मर्डर के बारे में पूछ रहे थे, जिस वजह से डर कर जिनसियोक की वापस से नींद खुलती है। मगर तभी उसकी नजर उस कमरे के दरवाजे पर पड़ती है जो हर वक्त बंद रहता था, और उसे वापस से उस कमरे से वही किसी चीज के गिरने की आवाज आने लगती है। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, जिसे देखकर जिनसियोक डर के मारे कंबल अपने मुंह पर ले लेता है। लेकिन उसे अब किसी के कदमों की आवाज आने लगती है, मानो कोई तो चलकर उसके पास आ रहा हो। मगर अचानक से करीब आकर वो आवाज गायब हो जाती है। जिनसियोक जब कंबल हटाकर देखता है तब वो दरवाजा तो वापस से बंद हो चुका था, जिसे देखकर जिनसियोक को लगने लगता है कि शायद से उसे वहम हुआ है। मगर तभी जिनसियोक के सामने एक डरावना भूत आ जाता है, जिस वजह से जिनसियोक नींद से जग जाता है, क्योंकि ये सब असल में उसका सपना होता है। फिर इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन यूसियोक, जिसे कुछ लोगों ने अगवाह कर लिया था, वो अपने आप वापस घर आ जाता है। लेकिन यूसियोक को उसे अगवाह करने वाले दिन से लेकर वापस लौट आने तक का कुछ भी याद नहीं था। खैर, जिनसियोक और उसके माता पिता तो यूसियोक के वापस आने से ही खुश होते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आखिर यूसियोक को अगवाह क्यों और किसने किया था। फिर इसी तरह एक रात जब जिनसियोक सो रहा था तब उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो जब अपने भाई यूसियोक के बेड की तरफ देखता है तब वो अपने बेड पर नहीं होता, मगर जिनसियोक को लगता है कि वो जरूर वॉशरूम के लिए गया होगा। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है। जिनसियोक जब वापस यूसियोक के बेड की तरफ देखता है तब यूसियोक अभी भी सो रहा होता है। फिर जिनसियोक किचन में जाकर अपनी दवाई लेने लगता है। दरअसल पिछले कई दिनों से जिनसियोक एक दवाई खा रहा था जो कि उसके दिमागी हालत ठीक रखने के लिए थी, क्योंकि जिनसियोक को हर वक्त वो डरावने सपने आते रहते थे। लेकिन जिनसियोक जब उस दवाई को खाने ही वाला होता है कि उसके हाथ से गलती से दवाई नीचे गिर जाती है और वो बहुत अंदर चली जाती है। जिनसियोक जब उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है तभी यूसियोक वहां पर आ जाता है और वो जिनसियोक को आखिर वो सुबह सुबह क्या कर रहा है कर पूछता है और उसे बहुत भूख लगी है कर कहता है, जिस वजह से जिनसियोक उस दवाई को वहीं छोड़कर यूसियोक के साथ बैठकर नूडल्स खाने लगता है। फिर यूसियोक नूडल्स खत्म कर अपने काम पर जाने के लिए निकलता है। तब जिनसियोक एक अजीब चीज नोटिस करता है कि यूसियोक आज अपने बाएं पैर के बजाय दाएं पैर से लंगड़ाते हुए चल रहा है। दरअसल इस घर में आने से पहले यूसियोक का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके बाएं पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से उसे अपने बाएं पैर से लंगड़ाकर चलना पड़ रहा था। मगर इस तरह से यूसियोक को बाएं पैर के बजाय दाएं पैर से लंगड़ाते हुए देख जिनसियोक यूसियोक को रोककर उसके बारे में पूछता है। तब यूसियोक जिनसियोक से मजाक न करने के लिए कहकर वापस बाएं पैर से लंगड़ाते हुए बाहर चला जाता है, जिस वजह से जिनसियोक को वापस से लगता है कि शायद आजकल उसे कुछ ज्यादा ही वहम होने लगे हैं। इस वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जाकर अपनी पढ़ाई करते हुए बैठ जाता है। इसी तरह वो पढ़ाई करते हुए वही उसके स्टडी टेबल पर ही सो जाता है। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे होते हैं। तभी यूसियोक अचानक से जिनसियोक के साइड में आकर खड़ा हो जाता है और उसे अजीब तरह से देखने लगता है, मानो वो जिनसियोक को जान से मारने चाहता हो। फिर यूसियोक नीचे रखी वो पेंसिल उठाकर उस लीड को जिनसियोक की आंखों के एकदम करीब ले जाने लगा है। मगर इसके पहले की लीड जिनसियोक की आंखों को टच कर पाती वो टूटकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से यूसियोक उस पेंसिल को वापस से रखकर कमरे से बाहर चला जाता है। मगर दरवाजे की आवाज से जिनसियोक की वापस से नींद खुलती है और वो अपने भाई का पीछा करने लगा है। यूसियोक घर से बाहर निकलकर कहीं पर तो जाने लगा है। जिनसियोक छुकर यूसियोक को जाते हुए देखने लगा है, मगर तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे जिनसियोक को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो देखता है कि कुछ दूर आगे जाते ही यूसियोक, जो उस एक्सीडेंट के बाद से अपने बाएं पैर से लंगड़ा कर चलता था, वो पूरी तरह से अपने दोनों पैरों से चल रहा है, जिसे देखकर जिनसियोक को शक होने लगा है कि कहीं वो उसका भाई है या फिर कोई अनजान आदमी ही उसके भाई का भेस लेकर उनके घर के अंदर घुस आया है और वो यूसियोक होने का नाटक कर रहा है। उस बात का पता लगाने के लिए जिनसियोक यूसियोक का पीछा करने लगता है। यूसियोक कुछ दूर आगे जाकर एक गाड़ी के अंदर बैठकर जाने लगा है। इस वजह से जिनसियोक एक टैक्सी को रोकर उसके अंदर बैठ जाता है और ड्राइवर से यूसियोक की गाड़ी का पीछा करने के लिए कहता है। कुछ दूर जाने पर यूसियोक उस गाड़ी से उतरकर वापस पैदल चलकर जाने लगता है। जिनसियोक भी अब गाड़ी से उतरता है और वापस से पैदल यूसियोक का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी जिनसियोक देखता है कि यूसियोक रुककर किन्हीं 2 सूट पहने आदमियों के साथ बात कर रहा है और वो आदमी यूसियोक को बॉस कह रहे होते हैं। जिनसियोक जब गौर से देखता है तब वो 2 आदमी असल में वही 2 पुलिस अफसर थे जो यूसियोक के गायब होने पर पूछताछ करने के लिए उनके घर आए थे। यानी
वो दोनों असली पुलिस अफसर नहीं थे। लेकिन जिनसियो को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों यूसियो को अपना बॉस कहकर क्यों बुला रहे हैं। फिर यूसियो उन दोनों से कुछ देर बात कर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा है। जिनसियो भी छुपकर ऊपर की तरफ तो चला जाता है, मगर वही दो सूट पहने आदमी ऊपर आ जाते हैं और उन्होंने अब जिनसियो को देख लिया था। लेकिन इसके पहले कि वो दोनों जिनसियो को पकड़कर उसे नुकसान पहुंचाते, जिनसियो उन्हें धक्का देकर वहां से भागने लगता है। वो दोनों जिनसियो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, मगर जिनसियो जाकर एक अंधेरी जगह पर छुप जाता है, जिस वजह से वो दोनों जिनसियो को देख नहीं पाते। लेकिन तभी कोई तो पीछे से आकर जिनसियो के मुंह पर रुमाल लगाकर उसे बेहोश कर देता है और वो बेहोश करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि जिनसियो का ही भाई यूसियो होता है। फिर जिनसियो की जब दोबारा आंख खुलती है तब वो वापस से अपने उसी स्टडी टेबल पर होता है। तभी उसे पीछे से यूसियो की आवाज आती है, जिसे देखकर जिनसियो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर की ओर यूसियो जिनसियो से उसे आखिर अचानक से क्या हुआ है और वो इस तरह से डरा हुआ क्यों है कर पूछता है। तब जिनसियो चिल्लाकर उसे अपनी एक्टिंग बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसकी असलियत अब जान चुका है और वो जान चुका है कि वो उसका असली भाई यूसियो नहीं है, क्योंकि जिनसियो को लग रहा था कि कोई दूसरा आदमी यूसियो के गायब होने के बाद उसका भेस लेकर उनके घर में घुस आया है। जिनसियो कहता है कि कल तुम जब उस पेंसिल को उठाकर मेरे आंखों में चुभाने वाले थे तभी मैं नींद से जग गया था, लेकिन मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, जिसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। लेकिन जिनसियो जब ये यूसियो को चिल्ला कर बता रहा होता है तब जिनसियो को बाहर से यूसियो की आवाज आना ही बंद हो जाती है। इस वजह से अपने सेफ्टी के लिए वो सबसे पहले एक लोहे के रॉड को उठाता है और फिर दरवाजा खोलकर बाहर आकर यूसियो को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी यूसियो अचानक से आकर जिनसियो के ऊपर झपट पड़ता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर सबसे पहले उसे शांत होने के लिए कहता है और उससे एक सवाल पूछता है कि क्या कल उसने वो दवाई खाई थी, जिसे सुनकर जिनसियो भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कल जब वो दवाई लेने ही वाला था तब उसके हाथ से गलती से वो दवाई नीचे गिर गई थी और फिर वो उसे उठाकर खाने के बजाय यूसियो के साथ नूडल्स खाने के लिए चला गया था, जिस वजह से अब उसे भी लगने लगा है कि शायद वो सारी चीजें उसका सपना ही थी, क्योंकि सुबह होने पर वो अपने उसी स्टडी टेबल पर था जिस पर वो रात में सो गया था। फिर वो जाकर सबसे पहले अपनी दवाई लेता है। यूसियो भी जिनसियो को आराम करने के लिए कहकर काम के लिए निकल जाता है। इधर जिनसियो खिड़की से जब बाहर देखता है तब यूसियो वापस से अपने बाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा था, जिस वजह से उसे अब यकीन हो जाता है कि रात के उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका एक बुरा सपना ही था। फिर वो जाकर अपने स्टडी टेबल पर बिखरी हुई किताबें समेटने लगता है। तभी उसे उसके स्टडी टेबल पर एक ऐसी चीज पड़ी हुई दिखती है जिसे देखकर जिनसियो का तो डर के मारे गला ही सूख जाता है, क्योंकि उसके स्टडी टेबल पर पेंसिल की वही लीड पड़ी हुई थी जिसे कल रात यूसियो ने उसके आंख में चुभाने की कोशिश करी थी। यानी रात में जिनसियो के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसका सपना नहीं बल्कि सच में वो सारी चीजें हुई थी। तभी बाहर की ओर यूसियो कुछ दूर आगे जाकर वापस से अपने दोनों पैरों से चलने लग जाता है। यानी जिनसियो जो सोच रहा था वो बिल्कुल सच था। तभी जिनसियो को उसके माँ के घर आने की आवाज आती है, जो कुछ दिनों के लिए काम के वजह से पिता के साथ घर से बाहर चली गई थी। जिनसियो बिना देर करे जल्दी से अपने माँ के पास जाता है और उसके साथ रात में जो भी चीजें हुई वो सारी चीजें अपने माँ को बता देता है, जिसे सुनकर जिनसियो के माँ को तो यकीन ही नहीं आता। वो जिनसियो से पूछती है कि क्या हम पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों को सब कुछ बता दें, मगर जिनसियो वैसा करने से मना करता है, क्योंकि उसके पास एक प्लान था। वो अब रात होते ही जब यूसियो वापस से घर से बाहर निकलेगा तब उसका वापस से पीछा कर सारी हकीकत पता करने वाला था। फिर कुछ देर के बाद जिनसियो एक बेसबॉल बैट लेकर उस कमरे के पास जाने लगता है, क्योंकि अब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर देखने वाला था कि आखिर उसके अंदर क्या रखा हुआ है। वो उस दरवाजे के पास जाता है, फिर उसे खोलकर वो अंदर भी चला जाता है, मगर अंदर जाने पर उसे अपने ही भाई यूसियो की बॉडी रस्सी से लटकाए हुए दिखती है, जिसे देखकर जिनसियो डर के मारे नींद से जग जाता है, क्योंकि वो वापस से जिनसियो का एक बुरा सपना था। मगर इतने बुरे सपने के वजह से जिनसियो को प्यास लग जाती है। इस वजह से वो पानी पीने के लिए नीचे किचन के अंदर चला आता है। फिर जब वो पानी पीकर वापस जाने लगा है तब उसे अपने माँ के कमरे से किसी तरह की आवाज आने लगती है। वो जब दरवाजे से झांक कर देखता है तब अंदर उसकी माँ बैठकर फोन पर बात कर रही होती है, मगर वो फोन में किसी से कह रही थी कि वो सब कुछ जान चुका है, इस वजह से हमें जल्दी करनी होगी। यानी वो जिनसियो की ही बात कर रही थी। उसे सुनकर जिनसियो को अपने माँ पर भी शक होने लगा है। तभी जिनसियो के माँ को दरवाजे से उन्हें कोई तो देख रहा है ऐसा महसूस होता है, जिस वजह से वो दरवाजे के पास जाकर बाहर देखती है, मगर बाहर तो कोई भी नहीं था। फिर वो इसी तरह देखते हुए घर का मेन दरवाजा खोलकर घर के बाहर भी देखती है, तब वहाँ भी उन्हें कोई नहीं दिखा, क्योंकि जिनसियो तो वही बाहर उस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। फिर जैसे ही जिनसियो की माँ अंदर जाती है, जिनसियो वही दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अपने माँ की बातें सुनने लगा है। तभी जिनसियो की माँ जिस किसी के भी साथ बात कर रही थी वो
आदमी उन्हें जाकर जिनसियो को देखने के लिए कहता है कि कहीं वो सो भी रहा है या नहीं। जिनसियो की माँ उसकी बात मानकर तुरंत जिनसियो के कमरे की तरफ जाने लगती है। इधर बाहर की ओर जिनसियो भी वो सुन लेता है और जल्दी से अपने खिड़की से होते हुए अपने कमरे के अंदर जाने लगता है। फिर जब जिनसियो की माँ उसके कमरे में जाती है तब जिनसियो तो अभी भी अपने बेड पर ही सो रहा होता है, लेकिन जिनसियो की माँ कंफर्म करने के लिए उसका कंबल हटाकर देखती है। तब जिनसियो तो पूरी तरह से भीग चुका होता है क्योंकि बाहर की ओर बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसने जल्दबाजी में कमरे की खिड़की भी खुली छोड़ दी थी। उसे देखने के बाद जिनसियो की माँ समझ जाती है कि जिनसियो जरूर उनकी बातें सुन चुका है, जिस वजह से अब जिनसियो उसी खिड़की से वापस से छलांग लगाकर बाहर भागने लगता है। लेकिन तभी बाहर की ओर उसके पिता उसके सामने आ जाते हैं और उनके साथ एक अजनबी आदमी भी होता है। मगर अब जिनसियो को किसी पर भी यकीन नहीं रहा था, इस वजह से वो वहां से भागने लगता है। उसे भागता देख जिनसियो के पिता उस अजनबी आदमी को जिनसियो का पीछा करने के लिए कहते हैं। जिनसियो अपनी पूरी जी जान लगाकर भागने लगा है। वो अजनबी आदमी भी जिनसियो का पीछा करते हुए उसके बहुत करीब आ चुका होता है, लेकिन इसके पहले कि वो अजनबी आदमी जिनसियो को पकड़ पाता, जिनसियो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर भाग जाता है, जिसे देखकर वो आदमी चुपचाप वहां से निकल लेता है। पुलिस स्टेशन में जाकर जिनसियो वहां मौजूद पुलिस अफसर को सारी हकीकत बताने लगता है, सारी चीजें बताने लगता है जो चीजें कुछ दिनों से उसके साथ हो रही है, जैसे उसके भाई का अगवा होना और फिर अचानक से उसका वापस लौट आना, मगर लौट आने पर उसे कुछ भी याद न होना, आधी रात में उसका इस तरह से घर से बाहर जाना और फिर उसके माँ की किसी अनजान आदमी के साथ वाली वो फोन पर की बातें, ये सारी चीजें वो उस अफसर को बता देता है। और अब उसे लग रहा था कि वो इतने दिनों तक जिस फैमिली के साथ रह रहा है, यानी उसके माता पिता और उसका भाई यूसियोक, वो सभी असल में उसकी फैमिली है ही नहीं। जिसे सुनने के बाद पुलिस अफसर को भी जिनसियो के बातों पर यकीन ही नहीं आता कि आखिर कोई इंसान इस तरह से नकली फैमिली होने का नाटक क्यों ही करेगा। इस वजह से पुलिस अफसर को भी लगने लगता है कि शायद जिनसियो की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वजह से वो जिनसियो को उसकी उम्र पूछते हैं। तब जिनसियो अपनी उम्र 20 साल बताता है। उसे सुनने के बाद पुलिस अफसर को लगता है कि जिनसियो उनके साथ मजाक कर रहा है। इस वजह से वो वापस से जिनसियो को उसकी असली उम्र पूछते हैं। तब जिनसियो वापस वही बताता है कि वो 1977 में जन्मा था और अभी 1997 साल चल रहा है, तो उस हिसाब से उसकी उम्र 20 साल ही हुई ना। मगर उसकी वो बात सुनने के बाद तो वो पुलिस अफसर जिनसियो के ऊपर हंसने ही लग जाता है और उसे पास के कैलेंडर की तरफ इशारा करते हुए वहां जाकर आज की तारीख ठीक से देखने के लिए कहता है। जिनसियो को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अफसर इस तरह से उस पर हंस क्यों रहा है और वो कैलेंडर में जाकर आज की तारीख क्यों देखने के लिए कह रहा है। खैर, अफसर की बात सुनकर जिनसियो जब जाकर कैलेंडर में आज की तारीख देखता है तब उसके तो मानो पैरों तले जमीन ही फिसल जाती है, क्योंकि कैलेंडर में 2017 लिखा होता है, यानी अभी 1997 नहीं बल्कि 2017 साल चल रहा था। फिर जिनसियो जब पास के शीशे में अपनी शक्ल देखता है तब उसकी शक्ल तो अब किसी अधेड़ उम्र के इंसान के जैसे लग रही थी। जिसके बाद वो अब वापस अपने उसी घर में चला आता है, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में था। उसे अब सिर्फ हकीकत जाननी थी, जिस वजह से चिल्लाकर उसकी फैमिली होने का नाटक कर रहे उन लोगों को बुलाने लगता है। मगर उसके बहुत बुलाने के बाद भी कोई भी उसके सामने नहीं आता। तभी जिनसियो को ऊपर से किसी तरह का म्यूजिक चलने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए जब ऊपर पहुंचता है तब वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिसके अंदर जाने से उसे मना किया गया था और उस कमरे का दरवाजा अब थोड़ा खुल चुका था। जिनसियो उस कमरे के अंदर जाता है तब उस कमरे में एक डमी जमीन पर पड़ी हुई होती है और उसे किसी ने लड़की की तरह कपड़े पहनाए हुए थे और उसके चारों तरफ बस खून पड़ा हुआ था। उसी डमी के पास एक चाकू भी पड़ा हुआ होता है। उसे देखने के बाद जिनसियो को समझ ही नहीं आता कि आखिर उस कमरे में चल क्या रहा है। मगर तभी दरवाजे से यूसियो और उसके माता पिता अंदर आते हैं। उन्हें देखने के बाद जिनसियो तुरंत उनसे कई सारे सवाल पूछने लगता है। तब यूसियो जिनसियो को आज से 20 साल पहले की यानी 1997 की एक कहानी सुनाता है कि आज से 20 साल पहले इस घर में एक फैमिली रहा करती थी, मगर एक रात उस फैमिली में से माँ और बेटी को किसी ने चाकू घोंकर जान से मार दिया था। जिसके बाद उस वक्त पुलिस ने कातिल के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करी, मगर कई सालों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें उस कातिल का पता नहीं चल पाया और इस वजह से पुलिस ने उस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मगर उस कातिल ने जिन 2 लोगों को मारा था उसके बाकी फैमिली मेंबर को किसी भी हालत में पता लगाना था कि वो कातिल कौन है और उस कातिल ने उन्हें क्यों मारा। इस वजह से उन्होंने उस केस को यूसियो के हवाले कर दिया और उसे कातिल का पता लगाने के लिए कहा। जिसके बाद यूसियो भी कई दिनों तक, कई महीनों तक उस कातिल के बारे में रिसर्च करने लगा और उस कातिल को ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर इसी तरह कुछ महीनों के मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें एक दिन उस कातिल का पता चल गया, जो कि जिनसियो ही था। लेकिन जब उन्होंने जिनसियो को उसके बारे में पूछा तब उसे कुछ भी याद नहीं था। यूसियो ने जिनसियो को एक कुर्सी पर रस्सी से बांधकर उसे बहुत पीट कर भी उससे असलियत उगलवाने की कोशिश करी, मगर फिर भी जिनसियो सच बताने को तैयार ही नहीं था। वो बस एक ही बात कहे जा रहा था कि वो
मर्डर उसने किया ही नहीं है। और यही वजह थी कि जिनसियो को बार बार वो डरावना सपना आ रहा था, जिसके अंदर कोई तो किसी आदमी के चेहरे पर पॉलीथीन को डालकर उससे मर्डर के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि वो कुर्सी पर बंधा आदमी खुद जिनसियो ही था। लेकिन अब इस तरह से जिनसियो को बार बार मना करता देख यूसियो को भी लगने लगा कि शायद से जिनसियो सच कह रहा है, मगर उसे कहीं न कहीं पूरा यकीन था कि जिनसियो ही वो कातिल है जिसने आज से 20 साल पहले माँ और बेटी को जान से मार दिया था। इस वजह से यूसियोक ने पार्क संग नाम के एक हिप्नोटिक एक्सपर्ट को बुला लिया था, और पार्क संग वही था जो जिनसियो के पिता होने का नाटक कर रहा था। यूसियोक ने पार्क संग के साथ मिलकर जिनसियोक से सच उगलवाने की कोशिश करी, मगर तभी उन्हें पता चला कि जिनसियो को एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में इंसान उनके बुरी यादों को खुद ब खुद उनके याददाश्त से मिटा देता है। यानी हो सकता है कि ये बात सच हो कि जिनसियोक ने उन माँ बेटी को मार डाला हो, मगर ये भी सच था कि उसे वो बात अब बिल्कुल भी याद नहीं थी, क्योंकि उस बीमारी के वजह से वो उन यादों को अपने याददाश्त से पूरी तरह से मिटा चुका था। और अगर जिनसियो को उसके करतूत की यानी उन्हें जान से मारने की सजा दिलवानी थी, तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले जिनसियो की वो यादें वापस लाना पड़ने वाली थी। तब जाकर ही उन्हें पता चल सका था कि क्या जिनसियोक ने उस माँ और बेटी को अकेले ही मारा था या फिर दूसरा भी कोई उसके साथ मौजूद था, और आखिर जिनसियोक ने किसके कहने पर माँ और बेटी को जान से मारा था। इन सब का जवाब उन्हें तभी मिल सकता था जब जिनसियो की वो भूली हुई यादें वापस आ जाएं। इस वजह से यूसियोक ने पार्क संग, जो कि किसी को भी हिप्नोटाइज करने में एक्सपर्ट था, उसके साथ मिलकर उसने सबसे पहले जिनसियो को हिप्नोटाइज कर लिया था। पार्क संग ने जिनसियो को हिप्नोटाइज कर उसके अतीत के बारे में सारी हकीकत पता कर ली थी कि जब जिनसियोक ने उस माँ और बेटी को जान से मारा था तब वो 20 साल का था, और वो अपने माता पिता और अपने भाई के साथ एक नए गांव, अपने नए घर की तरफ जा रहा था। और यही सीन हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था, क्योंकि पार्क संग ने जिनसियो को हिप्नोटाइज कर उसे बिल्कुल उसी तरह सारी चीजें महसूस करने के लिए कहा था कि वो 20 साल का है और अपने माता पिता के साथ गाड़ी से नए गांव की तरफ जा रहा है। फिर वो तीनों भी उसके साथ उसके माता पिता और भाई बनकर उसी घर पर रहने के लिए चले गए थे, जिस घर में जिनसियोक ने उस माँ और बेटी को मारा था। और यही वजह थी कि जब जिनसियोक ने पहली बार उस घर को देखा था तब उसे वो घर इसके पहले भी देखा देखा सा लग रहा था, और इसी वजह से उस आदमी ने जो उनकी सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहा था, उसने वो सवाल पूछा था कि क्या यूसियोक सच में उसका बड़ा भाई है, क्योंकि जिनसियोक खुद एक 40 साल का अधेड़ उम्र का इंसान था और यूसियोक की उम्र उससे बहुत कम लग रही थी। मगर उस वक्त तो जिनसियोक को पार्क संग ने पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर रखा था, और जो आवाज डिनर करते वक्त जिनसियोक ने उस कमरे से सुनी थी, वो आवाज किसी बादल गरजने की नहीं, बल्कि सच में उसी कमरे से वो आवाज आई थी। क्योंकि नीचे जब वो चारों डिनर कर रहे थे तब वही 2 आदमी जो पुलिस अफसर बनकर उनके घर आए थे, वो उस कमरे में सारी चीजों को उस तरह से अरेंज कर रहे थे जिस तरह से वो कमरा जिनसियो के उस माँ और बेटी के जान से मारने के बाद दिख रहा था, ताकि उसे देखकर जिनसियो की यादें लौट आएं। और जिस म्यूजिक को सुनकर जिनसियो उस कमरे में गया था, वो म्यूजिक भी उसी दिन प्ले हो रहा था। मगर इन सब के बावजूद भी अभी भी जिनसियो को वो दिन याद नहीं आता जिस दिन उसने उस फैमिली से माँ और बेटी को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से यूसियोक जिनसियो को लेकर वापस से उसी जगह पर ले जाने लगा है जो जगह जिनसियो के हर वक्त सपने में आती थी। क्योंकि अब इतने कोशिश के बाद भी जिनसियो की यादें वापस नहीं आई थी, और क्योंकि उसे वैसे भी उस मर्डर के लिए सजा देनी ही थी, इस वजह से अब वो उसे वहां ले जाकर जिनसियो को जान से मारने वाला था। जिसे सुनने के बाद जिनसियो तुरंत चलती हुई गाड़ी से बाहर कूद जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। यूसियोक भी गाड़ी से जिनसियो का पीछा करने लगता है, मगर इस तरह से गाड़ी से पीछा करते हुए यूसियो के गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से उसका गाड़ी से कंट्रोल हट जाता है और वो सीधा पास के एक पेड़ से जा टकराता है। जिनसियोक जब गाड़ी के पास जाकर देखता है तब उस एक्सीडेंट के वजह से यूसियोक अब उसी गाड़ी के अंदर बेहोश हो चुका होता है, जिस वजह से मौके का फायदा उठाकर जिनसियोक वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए जिनसियोक भी जाकर एक गाड़ी से टकरा जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जिनसियोक का ऑपरेशन कर उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिनसियोक अभी भी थोड़ा होश में था, तभी जिनसियोक को कुछ पुराने यादें याद आने लगती हैं। उसे वही दिन याद आने लगता है जब वो अपने माता पिता और अपने भाई के साथ एक नए गांव में रहने के लिए जा रहा था। वो चारों गाड़ी से उस गांव की तरफ जा रहे थे। जिनसियोक, जो कि बहुत थका हुआ था, वो आराम से गाड़ी के शीशे पर सर रखकर सो रहा होता है। जिनसियोक की माँ, उसके पिता और उसका बड़ा भाई बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके गाड़ी का टायर फट जाता है, जिस वजह से उनके गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में जिनसियोक के माता पिता की मौत हो जाती है और उसका बड़ा भाई भी बहुत बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट होता है। खुशकिस्मती से उस एक्सीडेंट में जिनसियोक को ज्यादा
चोट नहीं आती और वो बिल्कुल सही सलामत होता है। लेकिन एक दिन डॉक्टर, जो कि जिनसियो के बड़े भाई का इलाज कर रहे थे, वो जिनसियो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उसके बड़े भाई की सर्जरी करना पड़ने वाली है, वरना अगर वो इसी तरह से अस्पताल में पड़ा रहा तो उसके बड़े भाई को वो लोग बचा नहीं पाएंगे। मगर जिनसियो के पास अपने बड़े भाई की सर्जरी कराने के लिए उतने पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से जिनसियो लोगों के पास जाकर उसे काम पर रखने की गुजारिश करने लगता है। वो पैसों के लिए जो भी काम मिले उसे करने के लिए तैयार था, मगर कोई भी जिनसियो को काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन इसी तरह जिनसियो जब अपने कंप्यूटर पर काम ढूंढते हुए बैठा होता है, तभी उसकी नजर एक अनजान वेबसाइट पर पड़ती है, जहां पर लोग काम कर कर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। जिनसियो भी तुरंत उस पर काम के लिए रिक्वेस्ट डाल देता है। फिर कुछ ही देर के बाद जिनसियो को एक मैसेज मिलता है, जिस पर सामने वाला आदमी जिनसियो से पूछ रहा था कि वो पैसे कमाने के लिए क्या कर सकता है। तब जिनसियो, जिसे अपने बड़े भाई की जान बचाने के लिए किसी भी हालत में पैसे चाहिए थे, वो उस आदमी को रिप्लाई में कुछ भी कर सकता है कर मैसेज भेज देता है। लेकिन जब सामने से उस आदमी का जब वापस से मैसेज आता है, तब उस मैसेज को देकर जिनसियो तो पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि उस मैसेज में उस आदमी ने लिखा था कि क्या वो पैसों के लिए किसी की जान ले सकता है। वो आदमी जिनसियो को सोचने के लिए एक दिन का वक्त देता है कि वो उस काम को करेगा भी या नहीं। जिनसियो पूरी रात बस उसी मैसेज को देखते हुए गुजार देता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वो पैसों के लिए किसी को जान से मार सकता है, क्या वो अपने बड़े भाई की जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ले सकता है। मगर पूरी रात उस बारे में सोचने के बाद सुबह होने पर जिनसियो मैसेज को टाइप करता है, जिस पर वो उस मैसेज का हाँ में जवाब देता है। यानी वो अब पैसों के लिए किसी की जान लेने के लिए भी तैयार था। उसके उस मैसेज को करते ही उसे उसी अनजान आदमी का फोन आता है और वो फोन पर जिनसियो को सारी चीजें समझा देता है कि जब वो घर के अंदर जाएगा तब घर में 3 लोग मौजूद होंगे, 2 बच्चे और उनकी माँ। उसे सिर्फ माँ को जान से मारना है और फिर वो जिनसियो को उस घर का पता बता देता है। रात होते ही जिनसियो उस आदमी ने दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं कि वो वही घर था जिस घर में वो यूसियो और पार्क संग के साथ रहने के लिए आया था। अब जिनसियो उस घर के अंदर जाता है। फिर एक कमरे में जाने पर उसे बेड पर उसे जिसे मारने के लिए कहा गया है, यानी वो औरत अपने बच्चे के साथ बेड पर आराम से सोई हुई दिखती है। लेकिन एक माँ को अपने छोटे बच्चे के साथ इस तरह से सोता देख जिनसियो अपने फैसले को बदल देता है और वो चुपचाप बिना उस औरत को जान से मारे वापस घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वो औरत उठकर बाहर आती है और वो जिनसियो को ही अपना पति समझकर उससे पूछती है कि आज तुम इतनी देर से कैसे घर पर आ गए। फिर जिनसियो जब पीछे मुड़कर उस औरत को देखता है, तब इस तरह से किसी अनजान लड़के को चाकू पकड़े आधी रात में उनके घर के अंदर देकर वो औरत जोर से चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी जिनसियो उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं, इस वजह से उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप वहां से चला जाएगा। वो औरत और जिनसियो की बात मानकर अपने आप को चिल्लाने से रोक देती है, मगर उसी वक्त उस औरत की बड़ी बेटी सीढ़ियों से नीचे आती है और वो जब जिनसियो को इस तरह से चाकू पकड़े हुए देखती है, तब जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। जिनसियो उसे भी चुप रहने के लिए कहता है, मगर वो लड़की तो डर के मारे चिल्लाते हुए अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। इधर जिनसियो जो चुपचाप वहां से जाने वाला था, इस तरह से उस लड़की को इतने जोरों से चिल्लाता देख उसे चुप करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन इसी तरह भागते हुए जिनसियो गलती से फिसलकर उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और क्योंकि जिनसियो के हाथ में चाकू था, जिस वजह से वो चाकू भी गलती से उस लड़की के पेट में घुस जाता है और उस लड़की का बहुत सारा खून बहने लगता है, जिस वजह से वो लड़की वहीं पर मर जाती है। उसी वक्त उस लड़की की माँ भी ऊपर आती है और अपने बेटी को इस तरह से देकर वो जोरों से चिल्लाने लग जाती है। अब जिनसियो के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके हाथ अब उस लड़की के खून से रंग चुके थे, जिस वजह से सबूत को मिटाने के लिए वो उस औरत को भी जान से मार देता है। फिर वो वापस से सीढ़ियों से नीचे आता है, मगर नीचे आते ही उसके सामने वही छोटा लड़का आ जाता है जो अब नींद से जग चुका था। वो छोटा लड़का जिनसियो से ही पूछता है कि उसकी माँ कहाँ गई है। उस बच्चे से उस सवाल को सुनकर जिनसियो का दिल तो पूरी तरह से टूट जाता है। जिनसियो चाहता तो सबूत मिटाने के लिए उस छोटे लड़के को भी जान से मार सकता था, मगर वो वैसा नहीं करता, बल्कि उस छोटे लड़के के पास जाकर उसे वापस से अपने बेड पर जाने के लिए कहता है और कंबल को ओढ़कर 100 तक गिनती करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी माँ वापस आ जाएगी, इस तरह का झूठ कह देता है। वो छोटा मासूम सा लड़का भी जिनसियो की बात मानकर तुरंत जाकर कंबल ओढ़कर 100 तक गिनती करने लगता है। उस बात का फायदा उठाकर जिनसियो जब उस घर से बाहर जाने लगता है, तभी उसकी नजर दीवार पर लगे उस फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें वो औरत, उसकी वो बड़ी बेटी, उसका वो छोटा बेटा और पति मौजूद था। और उस औरत का पति दूसरा कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो जिनसियो के बड़े भाई का इलाज कर रहा था। और जब उसे उस घर का पता बताने के लिए उस अनजाने आदमी की कॉल आई थी, तब उस आदमी की आवाज भी बिल्कुल उस डॉक्टर के ही तरह थी, क्योंकि डॉक्टर ही वो इंसान था जिसने जिनसियो को भेजकर अपने ही पत्नी को मरवाने का प्लान बनाया था। मगर जिनसियो तो उस डॉक्टर को बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था, जिस वजह से अब उस तस्वीर को देखने के बाद जिनसियो हकीकत पता करने के लिए सीधा उस डॉक्टर के पास चला जाता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर छत पर जाकर जिनसियो के फोन का इंतजार कर रहा होता है, ताकि वो उसे फोन कर उसने 3 लोगों में से माँ को मार दिया है ये खबर उसे
दे सके। तभी डॉक्टर को एक फोन आता है, मगर वो फोन तो जिनसियोक का नहीं बल्कि डॉक्टर के छोटे बेटे का होता है। वो फोन में रोते हुए अपने पिता को बता रहा था कि उसकी माँ और बड़ी बहन खून से लिपटे हुए हैं और उनकी सांसें भी थम चुकी हैं। उसे सुनने के बाद डॉक्टर जब जल्दी से घर पर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, तब जिनसियोक तो उसके पीछे आकर खड़ा होता है। उसे देखने के बाद डॉक्टर जिनसियोक से वो यहाँ पर क्या कर रहा है कर सवाल पूछता है, क्योंकि डॉक्टर को तो पता ही नहीं था कि जिनसियोक उसकी असलियत जान चुका है। वो जान चुका है कि उसी ने अपने पत्नी को मरवाने के लिए उसे फोन किया था। इधर जिनसियोक उस डॉक्टर से सिर्फ एक ही सवाल करता है कि आखिर उसने उससे ऐसा काम क्यों करवाया। उस सवाल को सुनने के बाद डॉक्टर समझ जाता है कि जिनसियोक को अब सब पता चल गया है कि वो फोन करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वही है। इस वजह से वो डॉक्टर जिनसियोक को अपने पत्नी को मरवाने की वजह बताता है। दरअसल पिछले कई दिनों से उनके पूरे देश की इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी, जिस वजह से लोगों के पास पैसे पूरी तरह से खत्म होने लगे थे और डॉक्टर ने अपने पत्नी के नाम पर एक बड़ी कीमत का लाइफ इंश्योरेंस ले रखा होता है, ताकि जब उसकी पत्नी मर जाए तो उसके लाइफ इंश्योरेंस से वो अपनी बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सके। मगर डॉक्टर ने वो सब अपने दोनों बच्चों के लिए किया था और यही वजह थी कि उसने फोन में दोनों बच्चों को हाथ लगाने से भी मना किया था। मगर अब जिनसियोक ने गलती से डॉक्टर के बड़ी बेटी को भी जान से मार दिया था, जिस वजह से डॉक्टर गुस्से में जिनसियोक को पकड़कर बिल्डिंग के एकदम किनारे पर ले जाता है, क्योंकि अब वो उसे ऊपर से सीधा नीचे धकेलने वाला था। मगर इसके पहले कि डॉक्टर जिनसियोक को बिल्डिंग से गिराकर जान से मार देता, उस डॉक्टर का ही पैर फिसल जाता है और वो खुद बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन जिनसियोक डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और जो डॉक्टर जिनसियोक को नीचे गिराकर जान से मारने वाला था, वही डॉक्टर जिनसियोक को उसका हाथ कसकर पकड़े रखने की भीख मांगने लगा है। मगर जिनसियोक की पकड़ छूटने लगी है और इसके पहले कि जिनसियोक डॉक्टर को वापस ऊपर ले पाता, उसका हाथ छूट जाता है और इतने ऊपर से गिरने के बाद डॉक्टर की सीधा मौत हो जाती है। जिसके बाद जिनसियोक डरा सहमा अपने घर के अंदर बैठा होता है, क्योंकि अब पैसे इकट्ठा ना करने की वजह से वो अपने भाई को भी नहीं बचा पाया था और उसने एक माँ और बेटी को भी जाने अनजाने में जान से मार दिया था। और यही वो हादसा था, यही वो बुरी यादें थीं जिसे जिनसियोक की बीमारी ने अपने आप उसके याददाश्त से मिटा दिया था। अब हमें प्रेजेंट में अस्पताल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनसियोक एक बेड पर लेटा हुआ होता है। उस एक्सीडेंट के बाद वो अभी भी जिंदा होता है। तभी वहाँ पर यूसियोक आता है और उसके हाथ में एक तरह का इंजेक्शन था। दरअसल उस इंजेक्शन में जहर भरा हुआ था, जो कि अब यूसियोक जिनसियोक को देकर उसे जान से मारने वाला था, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी वो लोग मिलकर जिनसियोक की यादें वापस नहीं ला पाए थे, क्योंकि यूसियोक को पता ही नहीं था कि जिनसियोक की यादें लौट आई हैं। तभी जिनसियोक उस हादसे से जुड़ा कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद यूसियोक समझ जाता है कि जिनसियोक को वो सब याद आ चुका है। इस वजह से वो जल्दी से उससे पूछने लगता है कि क्या उसके साथ दूसरा कोई तो मिला हुआ है और क्या उसे ऐसा करने के लिए उस औरत के पति ने कहा था, क्योंकि उस केस के बारे में रिसर्च करते वक्त यूसियोक को पता चल गया था कि उस औरत के मरने से पहले उस औरत के पति ने यानी उस डॉक्टर ने कुछ ही दिनों पहले उसके नाम का लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था और इस वजह से अब उसे लग रहा था कि शायद वो भी उसमें शामिल हो। इसलिए यूसियोक जिनसियोक से जवाब देने के लिए कहता है और वो कहता है कि जल्दी से जवाब दो, क्योंकि उस छोटे बच्चे को जानना है। तभी हमें पता चलता है कि यूसियोक और कोई नहीं बल्कि असल में उसी औरत का वो छोटा लड़का है, जिसे जिनसियोक ने घर से भागने से पहले जाकर 100 तक गिनती करने के लिए कहा था और वो इतने सालों से सिर्फ अपने माँ और बड़ी बहन के कातिल का पता लगाना चाहता था। जिनसियोक को जब पता चलता है कि यूसियोक ही वो छोटा लड़का है जिसे उसने उस दिन जिंदा छोड़ दिया था, तब वो हकीकत बताने के बजाय कि उसके पिता ने ही लाइफ इंश्योरेंस के लिए उसके माँ को जान से मरवा दिया था, ये हकीकत बताने के बजाय झूठ बोल देता है कि वो सब उसने अकेले ही मिलकर किया था। मगर जिनसियोक के चेहरे को देखकर यूसियोक समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसके पिता ही थे जिसने उसके माँ को जान से मारने के लिए जिनसियोक को उसके घर में भेजा था। इस वजह से यूसियोक जिनसियोक को बिना जान से मारे उसे उसी हालत में छोड़कर अस्पताल से जाने लगता है, लेकिन वो अस्पताल के मेन दरवाजे के बजाय उस खिड़की की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर एक नर्स यूसियोक को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि दरवाजा उस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ है। मगर यूसियोक तो बिना उस नर्स की बात सुने उस खिड़की के पास जाता है। इधर नर्स को भी कुछ अजीब लगता है, इसलिए जब वो भागकर उस खिड़की के पास जाकर देखती है तब वहाँ पर तो यूसियोक था ही नहीं, इसीलिए वो जाकर खिड़की से नीचे देखती है। तब यूसियोक ने उस खिड़की से कूदकर अपनी जान ले ली होती है, क्योंकि यूसियोक अब तक सिर्फ अपने माँ और बड़ी बहन के कातिल का पता लगाने के लिए जी रहा था और अब ये जानने के बाद कि उसके पिता ने ही जिनसियोक को भेजकर उसके माँ को और उसके बड़ी बहन को जान से मरवा दिया था, यूसियोक की जीने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इस वजह से अब उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। इधर जिनसियोक की भी वो दर्द भरी सारी यादें लौट आई थी, जिसे उसके बीमारी ने उसके भले के लिए उसके याददाश्त से मिटा दिया था, ताकि जिनसियोक अपनी बची हुई जिंदगी बिना किसी पछतावे के जी सके। लेकिन अब उन सारी यादों के साथ जिनसियोक भी जी नहीं सकता था। इस वजह से वो उस इंजेक्शन को, जिस इंजेक्शन में जहर भरा हुआ था, उसे खुद को ही लगाकर वो भी मर जाता है और इसी दर्द भरे एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं इसी तरह के रोमांच से भरे एक नए मूवी के साथ।